Hello everyone. We are continuing the chapter Body Fluids and Circulation. Today we are going to study this topic formed elements. So what are formed elements? Formed elements आपका 45% ऑफ द ब्लड बनाते हैं, जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा आपका 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% हैं. सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं? एरिथ्रोसाइट्स विच आर आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, WBCs and platelets are collectively called formed elements. ठीक है, तो RBCs, WBCs and platelets को collectively हम formed elements बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर फिगर 18.1 में दिया हुआ है. सो एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, है ना, जैसा मैंने बता ही दिया. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट्स की, राइट, एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज की अगर हम बात करें, ठीक है, आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, है ना. तो ब्लड में जितने भी सब सेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एबंडेंट है ये. क्या एबंडेंट है ये? आपका 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, है ना. ये इनकी क्वांटिटी रहती है कि 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं. ठीक है, मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड. अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में हमारे. सो आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स. ठीक है, तो एडल्ट्स में आपका ये कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में. मैं अगर आपको यहाँ पर ये मैंने हड्डी बना दी है, ठीक है, ये मैंने हमारी हड्डी बनाई है, ठीक है, बोन बना दी है ये. तो ये जो बाहर की तरफ होता है दिस इज़ द रेड बोन मैरो, ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ ये है दिस इज़ द येलो बोन मैरो. ठीक है बेटा, तो ये कौन बनाता है? रेड बोन मैरो इन सेल्स को बनाता है. मान लो मैं यहाँ पर ये बना देती हूँ. सो दीज आर द व्हाट? दीज आर द स्टेम सेल्स. ठीक है, ये हैं आपके स्टेम सेल्स. तो ये स्टेम सेल्स ही आपका आगे जाकर मल्टी स्टेप प्रोसेस में आरबीसी बनाते हैं. यही आगे जाकर मल्टी स्टेप प्रोसेस में WBC बनाते हैं और यही आगे जाकर मल्टी स्टेप प्रोसेस से प्लेटलेट्स बनाते हैं. ठीक है, तो स्टेम सेल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स. जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सभी का सोर्स कौन है? ये स्टेम सेल्स हैं. और स्टेम सेल्स कहाँ बनते हैं आपके? ये दिस इज़ द रेड बोन मैरो, है ना. ये आपके बनते हैं रेड बोन मैरो में. ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ ये होता है येलो बोन मैरो. ठीक है, सो इनके फॉर्मेशन को, है ना, स्टेम सेल से आपका क्या कहते हैं, आरबीसीज का बनना, इसके फॉर्मेशन को आप बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस, है ना, एरिथ्रोपोएसिस. ठीक है, सो आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप, है ना. ये जो आरबीसीज का शेप होता है ये कुछ ऐसा बाइकॉन्केव जैसे शेप का होता है. ठीक है, मैं इसको कहती हूँ एल्पेलिबे शेप का है ये. ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता सो दैट इट गेट्स इनफ सरफेस एरिया ऑब्वियसली, ताकि इसका एरिया बढ़ जाए, सो एज टू कैरी मोर एंड मोर ऑक्सीजन, राइट ना. अब दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हाँ, ये तो हम जानते हैं कि आरबीसीज में ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि रेड कलर का है. हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स, राइट, जिसकी वजह से इन सेल्स का नेम है रेड कलर, है ना, एरिथ्रोसाइट्स. सो अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, है ना. तो एक मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है. So these molecules play a significant role in transport of respiratory gases. Obviously ये जो आरबीसीज हैं इनको मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है. ये रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में ये जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी, मॉलिक्यूल इज हीमोग्लोबिन, तो ये आपका
रेस्पिरेटरी गैसेस जो कि ऑक्सीजन एंड CO2 है, उनके ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है. सो आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन विच इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. है ना, इनका लाइफ स्पैन 120 days होता है और उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर आपका डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विच इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. राइट. सो आपका इसमें अगर हम देखें कि आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए, है ना, क्या ज़रूरी है. सो आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12, ठीक है, आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है. सो विटामिन B12 विच इज़ साइनोकोबालामिन, है ना, साइनोकोबालामिन एंड विटामिन B9 विच इज़ योर फॉलिक एसिड. एसेंशियल फॉर दीज टू आर एसेंशियल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन. है ना, ये दोनों क्या करते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं. इसीलिए कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन B12 और विटामिन B9 देना चाहिए ऑब्वियसली. ठीक है. सो जब आपका क्या कहते हैं ये हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमको एल्टीट्यूड सिकनेस फील होती है. राइट. तो हमारे बॉडी में क्या होता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मोर आरबीसी फॉर्मेशन होने लगती है. ठीक है ना. सो इंक्रीज इन आरबीसी फॉर्मेशन. ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन का बढ़ना, दैट इज पॉलीसाइथीमिया. ठीक है. तो आरबीसी फॉर्मेशन बढ़ना इज पॉलीसाइथीमिया विच इज विच यू कैन सी ड्यूरिंग एल्टीट्यूड सिकनेस. ठीक है. और आपका तो आपने क्या पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में तो ये इन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन दो मैमल्स हैं जिनमें ये न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, कैमल एंड लेमा. ठीक है. केवल न्यूक्लिएटेड आरबीसी किस में होते हैं, वैसे तो ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है. आपको इन्यूक्लिएटेड ही ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, लेकिन कैमल एंड लेमा में ये न्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है. हम में इन्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं, टू क्रिएट एंटायर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, जिससे कि सारा स्पेस जो है वो हीमोग्लोबिन को मिल सके. है ना, दैट्स वाई इट इज इन्यूक्लिएटेड. राइट. सो दैट वाज ऑल फॉर द आरबीसीज. नाउ द सेकेंड इज द ल्यूकोसाइड्स. है ना. शैल आई रब दिस, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि मैं ल्यूकोसाइड्स के बारे में बता पाऊँगी यहाँ पे अच्छे से. ठीक है. देखिए ल्यूकोसाइड्स क्या है. सो ल्यूकोसाइड्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स. है ना, इनको आप वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हो, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं. दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विद विच एवरेजेस 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. है ना. तो इनके पास तो न्यूक्लियस होता है, WBCs के पास न्यूक्लियस होता है और इनका नंबर कितना होता है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. सो ल्यूकोसाइड्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. है ना, ये आपके शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है. ठीक है. और वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs, ग्रैन्युलोसाइड्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइड्स. राइट. तो हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं, एक तो ग्रैन्युलोसाइड्स और एक ए ग्रैन्युलोसाइड्स. ठीक है. तो इनका हमने क्या पढ़ लिया, नंबर पढ़ लिया, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड है. और ये बनते कहाँ हैं, ये भी रेड बोन मैरो में ही बनते हैं. ठीक है. ल्यूकोसाइड्स कहाँ बनते हैं, नंबर 2 ल्यूकोसाइड्स. ठीक है. हमने साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमने आरबीसीज पढ़ा, दैट वाज रेड बोन मैरो. WBCs भी कहाँ है, कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में ही बनता है. ठीक है. एंड इसके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को आप ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं. जैसे कि हमने आरबीसीज के फॉर्मेशन का पढ़ा, क्या हमने पढ़ा आरबीसीज के फॉर्मेशन में, हाँ हमने आरबीसीज के फॉर्मेशन में क्या बोला, एरिथ्रोपोएसिस. है ना. और ल्यूकोसाइड्स का फॉर्मेशन इज ल्यूकोपोएसिस. ठीक है. पोएसिस लास्ट में आ रहा है, दैट इज कॉमन, वो आपको ध्यान में रखना है. सो इट इज ल्यूकोपोएसिस.
ठीक है। अब जैसा कि आपने सुना होगा ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, है ना। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज, अगर आरबीसीज बढ़ जाते हैं सो दैट इज़ ल्यूकेमिया, राइट ना, विच इज़ रिलेटेड टू आरबीसी कह रही हूँ, डब्ल्यूबीसी, राइट ना, ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया इज़ अ काइंड ऑफ इज़ अ ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को आप ब्लड कैंसर बोलते हैं, वेयर देयर इज़ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC। ठीक है, जब WBC का नंबर बढ़ जाता है विच लीड्स टू ल्यूकेमिया विच इज़ अ ब्लड कैंसर। अब WBCs की बात हो रही है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स के ये टाइप्स अब हम पढ़ेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। WBCs को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, सो ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स ऑब्वियसली। ठीक है, और एक ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब कि ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं ना। ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होता है बेटा, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एंड इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। ग्रैन्यूल्स क्या, किसके ग्रैन्यूल्स, सो कुछ केमिकल्स एंड एंजाइम्स, ठीक है, फिल्ड विद केमिकल्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट्स के आपके तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं। न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है इसिनोफिल्स, और तीसरा है बेसोफिल्स। ठीक है, और एक ग्रैन्युलोसाइट्स में है आपके मोनोसाइट एंड lymphocyte। ठीक है, so neutrophils, eosinophils and basophils are different types of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes, right? So neutrophils are the most abundant cells, 60 to 65% of the total WBCs। ठीक है, तो total WBCs का 60 to 65% मैक्सिमम क्या है आपके, न्यूट्रोफिल्स हैं, एंड basophils are the least। basophils कितने हैं, 0.5 to 1%। ठीक है, बेसोफिल्स हैं आपके 0.5 to 1%, और इसिनोफिल्स कितने हैं, इसिनोफिल्स हैं 2 to 3% होते हैं ये। ठीक है, सो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% आर फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। ठीक है, तो आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं एंड मोनोसाइट्स हैं ये दोनों ही फैगोसाइटिक हैं। ठीक है, एक तो न्यूट्रोफिल्स आपके फैगोसाइटिक हैं जो कि फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये फैगोसाइटिक हैं, और मोनोसाइट जो सेल्स हैं, ठीक है, विच इज़ अमंग दी ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अगर आप ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर, एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर मोनोसाइट जो हैं दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर, राइट। सो बेसोफिल्स सिक्रीट, बेसोफिल्स क्या सिक्रीट करते हैं, देखिए, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एट्सेट्रा, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ठीक है, सो बेसोफिल्स व्हाट डू दे डू, ये इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है ना, तो उसके लिए उस रिस्पॉन्स में ये आपका ये सब मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो बेसोफिल्स के बारे में मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स ये करते हैं, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। तो उसमें क्या क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, रेडनेस, स्वेलिंग, या गर्म हो जाना वो जगह, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है, या फिर वो जगह का वार्म हो जाना, है ना। सो व्हाट डज इट सिक्रीट, इट सिक्रीट
हिस्टामिन, heparin एंड सेरोटोनिन. ठीक है. So eosinophils which are 2 to 3% resist infections and are also associated with allergic reactions. ठीक है ना. ये भी इनका भी जो लेवल है वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के टाइम पर बढ़ता है. ठीक है. सो लेट अस टॉक अबाउट द eosinophils now. So what do eosinophils do? Let us see. Increase level during allergic responses. ठीक है. तो ये क्या है? ये एंटी एलर्जिक हैं. ठीक है. सो दीज आर व्हाट? दीज आर एंटी, ये एंटी एलर्जिक हैं. और या तो कभी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन, जैसे कि अगर हेलमिंथिक इन्फेक्शन हो गया है, हेलमिंथ इन्फेक्शन हो गया है, तो उस टाइम पर ये eosinophils सिक्रीट होते हैं. ठीक है. ये भी आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स से ही एसोसिएटेड है. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द lymphocytes here. 20 to 25% आर द मेजर टाइप्स B एंड T फॉर्म्स, राइट ना. सो lymphocytes की अगर आप बात करें तो ब्रॉडली आपके दो टाइप ऑफ lymphocytes हैं, B lymphocytes एंड T lymphocytes, राइट. इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो बोथ बी एंड टी lymphocytes आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो ये बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बनाने के काम में आते हैं. मेन जो सेल्स हैं आपके इम्यून सेल्स आप इनको बोल सकते हो. ठीक है ना. मेन ये आपके क्या है? ये इम्यून सेल्स हैं. इन डिफेंस मैकेनिज्म में ये काम में आते हैं. ठीक है. इन डिफेंस मतलब कि ये आपका हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. आर बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी lymphocytes एंड टी lymphocytes हम इनको बोलते हैं. ठीक है. नाउ let us talk about the platelets, the third component of the formed elements. So platelets are also called thrombocytes. ठीक है. platelets को हम दूसरे शब्दों में और क्या बोलते हैं? thrombocytes हम इनको बोलते हैं. are cell fragments produced from megakaryocytes, special cells in the bone marrow. ठीक है. तो कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं बोन मैरो में. जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बना के दिखाती हूँ, ये फिगर मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था. लाइक ये आपका बोन है. ठीक है. तो वही यहाँ पर तो आपका है येलो बोन मैरो. ठीक है. और इधर तरफ है आपका ये रेड बोन मैरो. ठीक है. तो रेड बोन मैरो में ही क्या बनते हैं आपके? ये स्टेम सेल्स बनते हैं. ठीक है. दीज आर द स्टेम सेल्स. ठीक है. फिर ये स्टेम सेल्स इवेंचुअली क्या फॉर्म करते हैं? इवेंचुअली ये फॉर्म करते हैं आपका मेगा कैरियोसाइट. ये फॉर्म करते हैं जिसका बहुत ही लार्ज न्यूक्लियस है. मेगा मतलब के लार्ज. ठीक है. दिस इज योर मेगा कैरियोसाइट. मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड साइट इज द सेल, राइट. ये एक ऐसा सेल है जिसका बहुत बड़ा न्यूक्लियस है और फिर इवेंचुअली इसी में से ही क्या निकलते हैं? ये प्लेटलेट्स निकलते हैं जिनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता. तो ये क्या निकले? इसमें से प्लेटलेट्स निकले. इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता. तो WBCs में केवल न्यूक्लियस होता है. ठीक है. इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता. WBCs में ही न्यूक्लियस होता है. बाकी आपका RBCs एंड इनमें प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है. सो ये क्या है? प्लेटलेट्स बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कुछ फ्रेगमेंट्स निकल के आ रहे हैं, मेगा कैरियोसाइट के कुछ फ्रेगमेंट्स निकल के आ रहे हैं. दीज आर फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट एंड दीज आर इरेगुलरली शेप्ड, है ना. आप जैसा कि यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इनका कोई भी एक प्रॉपर शेप नहीं है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और इनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन फिल्ड होता है. ठीक है. सो व्हाट यू कैन write here is these are what? These are the cellular fragments
सेल्यूलर फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। इरेगुलरली शेप्ड होते हैं ये, इरेगुलरली, इनका कोई भी एक प्रॉपर शेप नहीं होता। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं। एंड फिल्ड विथ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, फिल्ड विथ थ्रोम्बोप्लास्टिन, इतना आपको ध्यान में रखना है। सो व्हाट दीज आर, देखिए आप, प्लेटलेट्स आपके ये थ्रोम्बोसाइट्स आप इनको बोलते हैं। ऑब्वियसली इनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा होता है। थ्रोम्बोसाइट्स आर द प्लेटलेट्स और इनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट ना, सेम टर्म्स हैं, ध्यान में रखेंगे। ये सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर में बताया। सेल के कुछ फ्रेगमेंट्स निकल के आते हैं मेगा कैरियोसाइट से, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, राइट। बोन मैरो में ये स्टेम सेल बनती है, स्टेम सेल से फिर मेगा कैरियोसाइट बनता है, फिर उसके बाद उसके सेल के फ्रेगमेंट्स निकल के आते हैं जो कि प्लेटलेट्स बनाते हैं। सो ब्लड नॉर्मली कंटेन्स blood normally contains your around 1,50,000 to 3,50,000 platelets per millimeter cube, ठीक है। तो कुछ अराउंड 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में होते हैं। सो प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, राइट ना। ये कुछ ऐसे वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज निकालते हैं जो कि ऑब्वियसली ब्लड की क्लॉटिंग में, कोएगुलेशन में काम में आते हैं। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, राइट। अगर इनका नंबर कम हो जाएगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दी बॉडी, जिससे कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, राइट ना। तो अगर मैं आपको इनकी क्वांटिटी के हिसाब से बताऊं तो आरबीसीज आर द मैक्सिमम इन योर ब्लड, ठीक है। आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उससे कम होते हैं आपके प्लेटलेट्स, राइट। देन सबसे कम होते हैं डब्ल्यूबीसीज। ये है इनका ऑर्डर, है ना। और आपने एक केस देखा होगा डेंगू। डेंगू में क्या होता है कि इनका नंबर घट जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो हैं घट जाते हैं, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा ये अपने आसपास। तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आप इसको बोलते हैं। और इसका लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है, इट इज़ अराउंड 1 वीक ही होता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पर पढ़ा, विच इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड अबाउट द आरबीसीज, देन वी स्टार्टेड द डब्ल्यूबीसीज एंड देन वी स्टार्टेड द platelets as well. Hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Do like the video and subscribe my channel for more upcoming sessions. Bye bye, good day, take care.